students, this is Tanu Tiptan. Hope you are well and doing great. And today we will discuss about on the topic of organization theory. देखिए ये जो टॉपिक है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, आपकी मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से या फिर मैं कहूँ मैनेजमेंट स्ट्रीम से आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिससे मैनेजमेंट की थ्योरी भी कहते हैं या फिर मैं कहूँ कि उसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, इसके अंदर हम 3 थ्योरीज के बारे में मेन डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी है, नियो क्लासिकल थ्योरी है एंड मॉडर्न थ्योरी है। ये पूरे चैप्टर का सारांश है, आपको नजर आ रहा होगा 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। हम ये कह सकते हैं इसके 3 पिलर्स है। देन उसके बाद इनके अंदर भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है, बट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का हम सिलेबस कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है हम उसको प्रॉपर पैटर्न में लेके चलेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ बाकी जितनी भी जैसे थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी के अंदर, जैसे कि अभी 3 से 4 थ्योरी और इसके अंदर इंक्लूड करनी रहती है। बाकी क्लासिकल न्यू क्लासिकल के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक होता है, साइंटिफिक होता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, हेनरी फ्योल ने दी थी न्यू क्लासिकल के अंदर, एल्टन मायो और इब्राहिम मास्लो जी ने दी थी। और मॉडर्न थ्योरी के अंदर ये मैंने अभी 2 ही डिस्क्राइब की है, सिस्टम और कंटीजेंसी थ्योरी है। इसके साथ साथ आपकी क्वांटिटेटिव भी आती है और आपकी सब सिस्टम भी आती है, होलिज्म भी आती है, उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम इन डेप्थ में बिल्कुल अच्छे से विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है विदाउट एग्जाम्पल हमारी क्लास स्टार्ट ही नहीं होती है। देखिए मैंने आपको बात की है थ्योरीज के बारे में, ठीक है, थ्योरी कैसे आती है। अब आपके माइंड में कोई विचार होता है, आपके माइंड में कोई आइडियाज होते हैं, थॉट्स होता है, उसको एक्चुअल में सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली गई, वहाँ पर न्यू थ्योरीज का इनोवेटर होता रहा। क्लियर है? इतना समझ में बिल्कुल आसान टॉपिक है, मैं आपको विद ट्रिक्स के साथ इनके फंक्शंस को लर्न करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले एक सेकेंड, मैनेजमेंट पहले क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता था। मैं आपको 19 के ईयर में लेके चलती हूँ, 19 के ईयर में चलते हैं और आज 2000 के दौरान आ जाते हैं हम, ठीक है। ओल्ड सेंचुरी से लेकर हम न्यू सेंचुरी तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारी क्लासिकल थ्योरी के बारे में, क्लासिकल थ्योरी के बारे में। देन उसके बाद हम नियो क्लासिकल थ्योरी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न के ऊपर। अब देखो जैसे जैसे मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आते रहे, इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण, जो इन्वेंटर्स हैं, दैट मीन्स जो भी इसके प्रपाउंडर्स हैं, जो भी पर्सन ने इन थ्योरीज को इनोवेट किया है, उनके माइंड में ये विचारधारा आई होगी, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्योरी लाई गई है, ठीक है। मीन्स कि एक पर्टिकुलर सिनारियो होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के जाता है, जिसके बेसिस पे वो थ्योरीज बनती है, ठीक है। तो 19 से लेकर 1950 फिर आ जाता है एट द टाइम मॉडर्न टाइम के अंदर, इन सभी थ्योरीज के बारे में बात करें। इसको मैं रिलेट करती हूँ आपके फैमिली मेम्बर से। जैसे कि आपके घर में, सबके घर में हेड ऑफ मेंबर होते हैं, जैसे कि मैं आपके मान के चल रही हूँ सबके घर में दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, उसे बोला गया है मैनेजमेंट की थ्योरी। नाम से डिनोट करेंगे, याद करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। इस मैनेजमेंट की थ्योरी के आगे 3 पिलर्स हैं, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं 3 बच्चे हैं इसके, 3 बेटे हैं, तीनों को हम लेके चलते हैं। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये मान लीजिए मिस्टर वाई है, ठीक है, ये मान लीजिए मिस्टर जेड है, ये इसके 3 बेटे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट की थ्योरी हमारे पास कितनी है, 3 थ्योरी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्लासिकल थ्योरी के फिर आगे पीढ़ियाँ चलती रही, ये दादाजी हो गए हैं, दादाजी हो गए हैं, ये आगे फिर आपके इनके बेटे हो गए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, फिर आगे इनकी भी पीढ़ी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इनके भी 3 पिलर आ गए हैं, जैसे कि एक सेकेंड, पिलर ही खराब हो गया मेरा तो, ओ माय गॉड, सारा मिट गया। चलो, जैसे कि यहाँ पे इसके 3 पिलर हैं, ठीक है, मीन्स कि इसके भी 3 बच्चे हैं आगे,
इसके आगे 2 बच्चे हैं बच्चे, ठीक है। याद करने की तरीका है, अदरवाइज आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे, बट मैं अभी फिलहाल आपको 2 ही समझाने वाले हूं, तो हम इसको 2 मान के चलें। तो आगे इस तरीके से पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, थ्योरी भी क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 3 थ्योरी आई है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को समझेंगे, फिर हम उसको FW टेलर साइंटिफिक को समझेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को समझेंगे। यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था ह्यूमन बीइंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केवल अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया था। क्लासिकल थ्योरी बस उसके ऊपर ध्यान करती है कि जैसे भी बने, ठीक है, हमें प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि आपकी कॉस्ट कम आए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन की रिलेशन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन की भावना, मीन्स की ह्यूमन बीइंग को एज अ मशीन ट्रीट किया गया था इन केस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। ओके, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहाँ पर ये देखा इन पर्सन्स ने, जैसे कि एल्टन मायो हो गए हैं, अब्राहम मास्लो हो गए हैं, हर्सबर्ग हो गए हैं, ठीक है। इन सभी पर्सन्स ने क्या देखा कि इंसान की भी एक इच्छा होती है, इंसान की भी वैल्यू होती है। उन्होंने नियो क्लासिकल के अंदर ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इसको हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 थ्योरी आई थी, एक हमारे एल्टन मायो जी ने दी थी, एक अब्राहम मैस्लो ने दी थी, ठीक है। अभी लिख क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं समझा के फिर यहाँ पे लिखूंगी, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप अच्छा कर रहे हो, आपने प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान दिया, आपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी ध्यान दिया, जो कमियां क्लासिकल थ्योरी में थी आपने उसको मिटाकर कंप्लीट किया। फिर इसमें कुछ कमी आई नियो क्लासिकल के अंदर। इसने कहा आपने ह्यूमन बीइंग को तो देख लिया, बट इन्वायरमेंट को कौन देखेगा भाई? जरूरी तो नहीं है सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन इन्वायरमेंट सेम हो। इज इट नॉट पॉसिबल, राइट? फ्लक्चुएशन तो हर जगह आती है, क्या पता इन्वायरमेंट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लिए वो थ्रेट बन जाए। तो इन्होंने कहा मॉडर्न थ्योरी ने कि जैसी जैसी सिचुएशन है, कंटिजेंसी थ्योरी यही कहती है, जैसी जैसी सिचुएशन है वैसे वैसे आप अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपनी थ्योरीज को अप्लाई करें। तो मॉडर्न थ्योरी ये कह रहा है कि आप सोशल, आप इन्वायरमेंट, आप अपने सब सिस्टम, आप सभी छोटे छोटे पार्ट्स को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। क्लियर है? मोटा मोटा ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी। समझ में आ गया? दादाजी है, इनके 3 बच्चे हैं, फिर इनके एक्स के 3 बच्चे हैं, वाई के 2 बच्चे हैं और जेड के 2 बच्चे हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू माई PDF, ओके। अदरवाइज जेड के आपके 4 चिल्ड्रंस बनेंगे, ठीक है, बट आपके सिलेबस के अंदर 2 ही गिवन है, सब सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंट थ्योरी। अदरवाइज इसके अंदर क्वांटिटेटिव थ्योरी भी आती है, होलिज्म थ्योरी भी आती है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ऑलरेडी क्लियर कर रखा है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पर्सन के, जैसे ये लेवल होता है, राइट? ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी समझाया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आपका एक ढांचा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और वो मिलते क्यों है? क्योंकि इन सबको एक मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए टास्क, उनके लिए पाथ ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ प्री डिटरमाइन होगी। सबको पता होगा कि कौन मेरा सुपीरियर है और कौन मेरा सबॉर्डिनेट है। हर एक पर्सन को सब चीज़ें इन्फॉर्म होगी, ठीक है। मीन्स की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है, किसको क्या काम करना है, कौन किसको अपने काम को रिपोर्ट करने वाले, ये सब चीज़ एक्सप्लेन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे पास थ्योरीज के ऊपर। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ब्यूरोक्रेट के बारे में सबसे पहले बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको थ्योरी का मतलब समझ में आ गया है, थ्योरी क्यों आती है, इनके 3 पिलर्स को याद करने की ट्रिक आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्यूरोक्रेट के बारे में समझते हैं। ब्यूरोक्रेट होता क्या है? ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है नौकरशाही जैसा, मीन्स की जो बोला है वही करो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मीन्स की ह्यूमन बीइंग थी, अब आप ये ध्यान रखना क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बीइंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके सोशल स्टेटस को, उनकी रिक्वायरमेंट को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फर्म को केवल और केवल अपने प्रोडक्शन से मतलब है, कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों पर्सन है ना, जैसे मैक्स वेबर हो गया, XW टेलर हो गया, हेनरी फ्यूल हो गया है, इन तीनों के बारे में अगर बात की जाए, इन तीनों ने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया है।
अच्छा, पढ़ते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट के फर्स्ट पॉइंट को, जो कि मैक्स वेबर ने दिया था। ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। इसको समझाने से पहले मैं नीचे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, देन उसके बाद समझेंगे। जो यहाँ पर मैक्स वेबर जी हैं, एक ऐसा पर्सन है, ये कहते हैं कि ना मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो सभी लोग मानेंगे। ऐसा आपने कई बार क्लास के अंदर मॉनिटर को भी देखा होगा कि जो मैंने बोल दिया वो क्लास में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगी, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह से फर्म के अंदर भी ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है। फर्म ये कहती है कि जो टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं लोग, उनके द्वारा जो भी पॉलिसी, रूल, रेगुलेशंस, वर्कलोड जो भी डिसाइड किया है वो नीचे फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और वो फाइनली कंप्लीट करना है नीचे वाले लोगों को। यहां पर किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता कि हाँ ये आपको कोई सजेशन देना आप नहीं दे सकते, कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, जो हमने बोला है वो कीजिए, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट याद है, ब्यूरोक्रेटिक में किसी भी तरह का आपका फीडबैक नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? दूसरा बात, आपको ये नजर आ रहा है एक हायरार्की है। यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच वाले मिडिल लेवल के लोगों के पास जाएगी, फिर लोअर लेवल के पास, देन फिर आपके पास फोरमैन आएगी। यहाँ पर एक हायरार्की स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भेज आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो ब्यूरोक्रेट मॉडल क्या है, आपकी हायरार्की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर आपका इन फॉर्मल स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज है, और फीडबैक बिल्कुल भी नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन है। 3 पॉइंट आ गया समझ में। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था, मैक्स वेबर जी ने किया था। ये पर्सन है, ये थोड़ा सा खड़ूस, आप इसको इस नाम को इस तरीके से याद कर सकते हो, देखो एम है, इसका अपोजिट कर दो डब्ल्यू आ जाएगा, मैक्स वेबर। क्लियर है? याद करना, याद हो गया? अच्छा, दूसरा कहता है कि मुझे काम से मतलब है। ये कहता है मुझे केवल काम से मतलब है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि इस वजह से उसने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन का किसी भी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप सेटअप होने नहीं दिया। कहने का मतलब इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, काम से काम रखो, काम होते अपने घर जाओ। देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप। आप अपने आपस में ग्रुप नहीं बना सकते। इसने ये बोला कि ग्रुप नहीं बनाना, इसकी सबसे ज्यादा मतलब ये कहूँ ना खड़ूस टाइप का जो रूल है, थ्योरी है, यही है ब्यूरोक्रेट। नौकरशाही तभी तो कह रहे कि जो बोला वो करो, जो नहीं बोला वो मत करो, दैट्स इट। अगर नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी एज अ पनिशमेंट लग सकती है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द मैक्स वेबर। ये जो थ्योरी है मैक्स वेबर के द्वारा क्रिएट की गई है और डेवलप की गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पता है 19 के अंदर आई थी, तब उसको क्या किया गया था, ये पर्सन आया, इसने क्या किया, इस कंसेप्ट को लेके आया और यहाँ पर इसने बोला कि जो भी रूल है, जो भी टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं है कि अनक्लियर है। उसने कहा सब कुछ ऐसे रिटर्न फॉर्म में होगा, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मल को यूज किया जा रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन पता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी पता होगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रीसाइज मैनर में होती है, जैसा बोला है वैसे ही फॉर्म में होता है। जैसे कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो प्रिंसिपल को लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है। तो ये कहते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म में एक फॉर्मल अथॉरिटी की तरह आपके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मल अथॉरिटी, राइट। एंड एनी डेविएशंस आर फाउंड इन द रूल। अगर किसी ने गड़बड़ की अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड रेगुलेशंस के ऊपर किसी ने भी अगर मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ी गलती हो गई है, तो उसके ऊपर बहुत सीरियसली क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। बहुत खड़ूसा लग रहा है ना, राइट। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर है, हायरार्की प्रोसेस है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके हायरार्की में होते हैं और टॉप मैनेजमेंट ही इसमें क्या लेता है, डिसीजन लेता है। उम्मीद करेंगे टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। While the perform their job, there are the impersonal relationship. जब आप जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बीच में एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉइज बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होता और काम को यहाँ पर अच्छे तरीके से बांटा जाता है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क की हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर में बनाए होने, मैंने आपको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए किया हो
थोड़ा जल्दी याद हो जाए आपको एग्जाम के अंदर, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट इस तरीके से बना सकते हैं कि डेवलप किसने किया है, मैक्स वेबर जी ने किया है। एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, हायरार्की है तो फॉर्मल स्ट्रक्चर रहने वाला है, कम्युनिकेशन फॉर्मल रहने वाला है, रूल रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ क्या रहने वाला है, प्रिस्क्राइब रहने वाला है, डिसीजन कौन लेने वाला है, टॉप मैनेजमेंट रहने वाला है, रिलेशन कैसे रहने वाला है, इम्पर्सनल रहने वाला है, और डिवीजन किया जाएगा वर्क का प्रॉपर। दिस इज द ब्यूरोक्रेट मॉडल। चाहे इसकी ये बोले ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने देना, अगर इसकी डीमेरिट्स बोले आपसे कि इसकी डीमेरिट्स लिखनी है तो आप ये बताना कि इसके यहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमन की फीलिंग्स इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। सारा का सारा काम आप ना ही कम्युनिकेशन कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, दैट मीन्स फीडबैक नहीं है। जो यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा रूड है ये कंसेप्ट थ्योरी, बट हाँ पहले टाइम में आपको भी पता है, जैसे अब तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई है फैमिलीज़ के अंदर भी। अब देखो पहले लड़कियों को कहाँ पढ़ने भेजते थे, है ना, नहीं भेजते थे ना, अब देखो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती है ना। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अपने माइंड मत करना, ओके। सो यहाँ पर अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न टाइम होता जा रहा है, अब क्या अब आप ऐसे चिट्ठियाँ लिखते हैं, नहीं लिखते। अगर आपको कोई मैसेज डिलीवर, अभी आपने व्हाट्सएप चलाया, ट्विटर चलाया, इंस्टा चलाया, फेसबुक चलाया, मैसेज विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप किसी पर्सन को पहुँचा देते हो। तो यही बात यहाँ पे है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा इन थ्योरीज के अंदर भी चेंजेस होते चले जाएंगे। ये था आपका ब्यूरोक्रेट मॉडल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे बोला गया है नॉर्मेटिव इन नेचर है, मीन्स कि जो बोला है वही आपको करना है। ये एप्लीकेबल वहाँ होता था जहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्केल लार्ज होती थी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता था, क्लियर है। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि जो बोला है वही होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता। इम्पर्सनैलिटी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है, जो आपके अथॉरिटी है वो बहुत कम डेलीगेट की जाती है, मीन्स कि जो मेन, अब देखो डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे मैंने आपको बताया, टॉप मैनेजमेंट लेगा, मीन्स कि उसने अपनी अथॉरिटी है ना, अपने पास जो उसके पास पावर है उसने वो आगे अदर पर्सन को डेलीगेट नहीं की हुई। यहाँ पर सेंट्रलाइज पर्सन को क्या, सेंट्रलाइज कंसेप्ट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। डिस्करेज किया जा रहा है इनोवेशंस को, मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉई एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा है, नया थॉट्स आपको साथ शेयर करना चाह रहा है, वो नहीं, देयर इज नो नीड। यहाँ पे कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी आइडियाज़ की, आप अपने पास रखो, ठीक है। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। कॉस्ट तो देखो ऑब्वियस है कंट्रोल होगी, प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा जब भी फोकस होता है तो प्रोडक्शन आपकी ऑब्वियस है आपकी कम ही होगी, क्लियर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, साइंटिफिक थ्योरी। अब देखो यहाँ पर आपको ब्यूरोक्रेट थ्योरी तो समझ में आ गई होगी, चलिए तो अब इसका फर्स्ट पिलर हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या है ब्यूरोक्रेट, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, किसके ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। इसने बात की रूल रेगुलेशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पिलर, जो कि हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी, जो कि किसने दी थी, इसका टिक मैंने क्या बताया था, एम, और इसका अपोजिट कर दो डब्ल्यू, मैक्स वेबर। अब नेक्स्ट जाते हैं जो कि क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ये क्या कहता है, ये कहते हैं ठीक है, पहले ना इस थ्योरी को, एक कंसेप्ट को समझने के लिए कि क्यों इन्होंने फंक्शनल या फिर मैं कहूँ कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्यों इन्होंने एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। रीज़न क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। मैं आपको इसी स्टोरी समझाती हूँ, देन उसके बाद आपको ये जो कंसेप्ट है हमेशा याद रहेगा। अब बस एक बात तो याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो एफ डब्ल्यू टेलर जी ने दी थी, फ्रेडरिक एल टेलर ने, डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है, जैसे कि हर एक बिजनेस, हर एक जब भी कोई इंसान होता है, जैसे कि आप वो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के बाद आप कोई जॉब सर्च करेंगे, आप टीचिंग की लाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर कुछ और मतलब जो भी आप जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, आप सर्च करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो करियर है, मान लीजिए 2024 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने किसी लेवल को पकड़ा, मैं सोच रही हूँ कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है, ठीक है, आपने देखा कि लगातार कम से कम 4 से 5 साल उस जॉब में रहकर आपने अनुभव किया, और उसके बाद आपकी जो है प्रमोशन हो गई है, ठीक है। मैंने मान के चल रहा है यहाँ पर 5 साल, ठीक है, 5 नहीं 6 साल लेके चलते हैं कि 2030 के अंदर आपकी जो प्रमोशन बड़े अच्छे लेवल पे हो गई है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया इसके साथ भी हुआ था। ये जब अपनी जॉब सर्च करने के लिए गया था ना, मीन्स की जब इसको जॉब मिली थी, इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जो कि यूएसए के अंदर थी। कंपनी का नाम पता है क्या है, मिडवेल स्टील कंपनी।
मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर इनको एज अ लेबर की पोजीशन पे मिली थी। अब देखो लेबर की पोजीशन आपको लग रहा है कि हाँ दिहाड़ी मजदूरी वाला काम है, यस उनको यही मिला था, ठीक है। उनको सबसे पहले 1878 के अंदर क्या मिला था, काम मिला था जो कि लेबर का था। किसका था, लेबर का था। उन्होंने उस कंपनी के अंदर 6 साल लगातार काम किया और 1884 के अंदर 6 साल हो गए ना, वो किस पोजीशन पे आ गए थे, चीफ इंजीनियर के पॉइंट पे आ चुके थे। अब यहाँ पे देखो लेबर से चीफ इंजीनियर पे आ गए हैं, मींस की लेबर से चीफ इंजीनियर पे आ गए, मींस की विद इन अ शॉर्ट टाइम 6 ईयर के अंदर वो। अब आपको लग रहा है मैम 6 ईयर शॉर्ट टाइम है, यस उस टाइम के अकॉर्डिंग 1800 के टाइम के अकॉर्डिंग, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है ये 6 साल, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए बोला गया है विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम रोज फ्रॉम द बैंक ऑफ द ऑर्डिनरी लेबर टू द पोजीशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। इन्होंने ज्वाइन किया था। अब देखो इन्होंने 6 साल एक कंपनी में और वो भी सेम कंपनी में अपनी पोजीशन को ऊपर की ओर लेके गए, तो कुछ ना कुछ तो उसने सीखा होगा। तो इन्होंने सारा का सारा काम जो है, सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है लेबर पे किए हैं, लेबर की एफिशिएंसी को मेजर किया है। वो कहता है कि अगर कोई काम पर्सन इस तरीके से कर रहा है और ये काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो कहते हैं जो भी तरीका सिंपल है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, जिसमें मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी आपको कम करनी पड़ रही है, आप वही काम करो। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बढ़िया ले सकते हैं आपके साथ। अब आपको पता है कि आप डेली आप स्टडी करते हैं, डेली आपको पढ़ना होता है, तो क्यों आप बार बार अपनी जो बुक्स हैं उनको अपने शेल्फ के अंदर वापस लगा के आ रहे हो, ठीक है। आप नीचे पढ़ते हो, ठीक है, ड्राइंग रूम में, आपका जो रूम है वो ऊपर है, तो आप ऐसे बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे, अपनी मूवमेंट्स को इंक्लूड ज़्यादा कर रहे हो ना। आप काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, क्या पता बीच में मम्मी भी बीच में काम दे दे। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मेन बुक्स होती है ना वो आपके टेबल पे रखो, और जैसे जैसे उनको काम हो जाए आप उसको उठाओ यहाँ पे पढ़ो। मीन्स कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है ऊपर जाने की रूम में, ठीक है, और उसको खोलने की, फिर उसे ऐसे ढूंढने की, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहते हैं कि ऐसे अगर आपको कोई काम कर रहे हो, अगर ऐसी इन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ है उनको आप क्या कर दो, हटा दो। समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था लेबर के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर बात की थी कि जो भी लेबर एफिशिएंट होगा मैं उसके बारे में बात करूंगा, इनएफिशिएंट की हमारे कंपनी में कोई जगह नहीं है। क्योंकि 6 साल लगातार इस तरीके से उसी कंपनी में काम करने की बजाय, ठीक है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो उन्हें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया लेबर के ऊपर कि कैसे हम काम को विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ शॉर्ट मूवमेंट के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से उनको एक पोजीशन होल्ड हुई, ठीक है, वो लोगों को सजेशन देने लगे। ही गेव द नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इन डूइंग सो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स की लेबर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती थी कि काम कैसे करवाएं, लेबर से काम कैसे खींचे जितना हो सके, ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करने लगे थे, एज ए सजेशन देने लगे थे कि हाँ लेबर से आपको कैसे काम कराना है, ठीक है। बेथलियम स्टील वर्क में उनको जॉब मिली थी, उनको जॉब किया था इन 1901 के अंदर, 1901 के अंदर, और उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोवाइड करना सर्विसेज एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मीन्स कि कंसल्टेंट कौन होता है, सलाह देने वाला, सलाहकार के तौर पे उन्होंने 1901 के अंदर यहाँ पर काम किया था। फिर 1903 के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर क्या लिखा गया था, शॉप मैनेजमेंट, इसका रिसर्च पेपर का टाइटल था। और 1911 के अंदर उन्होंने बुक ही पब्लिश कर दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये देखो 4 बातें इसलिए याद करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर 1878 के अंदर काम किया। 6 साल लगातार काम करने से उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। फिर उन्हें सलाहकार का काम किया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। फिर उनको 1901 के अंदर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए थे। 1903 के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था जिसका नाम है शॉप मैनेजमेंट। 1911 के अंदर बुक ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने बुक इशू कर दी थी, ठीक है, जिसके अंदर बात की गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ना काफ़ी सारे ऑथर्स आते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है F.W. टेलर जी ने दिया है। इसीलिए हम इसको F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कहते हैं कि हमें वन बेस्ट वे ढूंढना है कि किस तरीके से हम काम करा सकें। तो इनके जो यहाँ पर 5 प्रिंसिपल मैंने लिखे हैं, 5 प्रिंसिपल को क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूज,
ऑफ साइंस फॉर अ रूल ऑफ थंब। पता है क्या कह रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे कि ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करो, पर इसने कहा कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा है उसको उसके हिसाब से चेंज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने बोल दिया रूल इस तरीके से फॉलो करना है, नहीं, अगर जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रही है उसकी जो टाइम स्पैन है, यूज़ ऑफ टेक्निक्स है, यूज़ ऑफ मेथड्स है, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट है, उसको यूज़ करने का तरीका जो है चेंज करो। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। इसका यहाँ पर यह भी कहता है कि आप जब एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं तो आप एक साइंटिफिक मेथड से अपॉइंट करें। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि आप केवल उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करें जो कि आपकी फर्म के लिए कैपेबल है, आपकी फर्म की पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी है। जैसे कि आज हो रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जैसे मुझे एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, सो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट के लिए मैं क्या देखूंगी, उसको अकाउंट्स में टैली करनी आनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना आना चाहिए, क्रॉस चेकिंग आनी चाहिए, जर्नल आनी चाहिए, लेजर प्रिपेयर करना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले तो सेलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर उनका जो एग्जामिनेशन लेंगे, स्किल टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ना एक कॉपरेशन होना चाहिए। रिलेशनशिप नहीं कह रहा, ये कॉपरेशन कह रहा है। कॉपरेशन का मतलब कि जो मैनेजमेंट काम दे रही है वो लेबर विद इन अ टाइम वो कंप्लीट करें। अगर ऐसा होगा, यहाँ पे ना ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई एफिशिएंट है काम करने के लिए, एक दूसरी तरफ है इनएफिशिएंट, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉई एफिशिएंट है तो उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो वेजेस मिलती है, उसका उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। कहते हैं कि जो जितना काम परफॉर्म करेगा उसको उतना ही वेजेस मिलेगा, जो काम नहीं परफॉर्म करेगा उससे उतना ही कम वेजेस मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इनके बीच में इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा हो। यहाँ पर भी किसी भी तरह के ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात नहीं की, क्यों? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर एम्प्लॉय की किसी भी तरह की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा। ओके, नेक्स्ट जाता है प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि जिस भी पर्सन की जिस भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके ये कह रहे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम, अरे पहले ये तो देखो कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को वो इक्वली डिवीजन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ उनकी एफिशिएंसी के आउट ऑफ बियॉन्ड दे दो, ठीक है, बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद इन होना चाहिए। आप कुछ बच्चों की बुक के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा प्रिंसिपल्स आपके, क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप के साथ काम होना चाहिए, ये इंडिविजुअल का काम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटीज, मीन्स कि एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको काम दिया जा रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल थे। अब इसकी टेक्निक्स और पढ़ लेते हैं। टेक्निक्स इसके अंदर 6 से 7 हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको ऊपर ये समझ में आ गया तो नीचे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड करनी है, डिवीजन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वल डिवाइड करने से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा भाई वर्क कैसा है, काम कैसा परफॉर्म करना है, काम कितना करवाना है अपने एम्प्लॉय से। हमें पहले वर्क को प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखो स्कूल के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट होती है, आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी होती है, साइंस डिपार्टमेंट की भी होती है, आर्ट डिपार्टमेंट की भी होती है, टीजीटी भी होती है, ठीक है, पीआरटी भी होती है। पीआरटी पता है, नर्सरी वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। टीजीटी आपके 10th वाले, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो इनके वर्क को सबसे पहले मैनेजमेंट ने कहा, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि पहले ना वर्क को एनालिसिस करो, ये ढूंढो कि इस काम को कैसे हम करवा सकते हैं, ये ढूंढो इस काम को कितने टाइम में करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेक्निक है यही है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। जो वर्क है वो क्या करना चाहिए, डीप में एनालिसिस होना चाहिए ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग द परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ
प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उनके जो काम को हम इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके हमें आउटपुट जनरेट करना है, जितना ज़्यादा हो सके हमारे अपने एफर्ट कम लगाने हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बुक्स ऊपर रखी है, डेली बेसिस पे आप उसको ऊपर लेने जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक लेजीनेस शरीर के अंदर आ जाता है ना। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं रात में बैठी हूँ, अगर मेरी टेबल पे बुक रखी है, क्या पता मेरा पढ़ने का मन कर दे। अगर मेरी बुक ऊपर रखे तो क्या मन में क्या आएगा, अरे ऊपर से लेके आनी पड़ेगी, फिर मैं उसको ओपन करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी, इससे अच्छा है कल मैं कल कर दे लाइट बंद। ऐसा सबके मन में आता है, सबके में आता है बच्चे। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके मिनिमम एफर्ट लगाना चाहिए। तो इसलिए इसने क्या है, वर्क को स्टडी करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला क्या है, मेथड स्टडी, मीन्स कि उस पर्टिकुलर काम को किस बढ़िया तरीके से, किस सुटेबल तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छा दिया आइडिया, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपनी टेबल पे रखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो कम होगी। यही कह रहे हैं कि मोस्ट सुटेबल वे आपको ढूंढना है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अच्छा, क्या लिखा हुआ, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है एक्टिविटीज, कि आप इस काम को करने में ना कितनी एक्टिविटीज लगा रहे हो, मीन्स कि कितना आप अपनी एनर्जी को वहां पर यूज कर रहे हो। ऊपर तक तरीका कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है मोशन, कि कितनी एक्टिविटी परफॉर्म, कितनी एक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं। अब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मार्केट में जा रहे हो, अब आपको पता है कि आपको 4 सामान लेने हैं, ठीक है, और चारों सामान ऐसे एक ऐसी राही पे बढ़ते हैं, ठीक है, एक इधर बढ़ते हैं। तो क्या आप घर यहाँ जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर वापस आओगे, इधर इज अ लॉट ऑफ मोशंस किया जा रहा है, लॉट ऑफ एक्टिविटी, आपको बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, है ना। तो आप पहले प्लान करेंगे कि हाँ मेरा ये रोड है, मेरे काम है इस रोड पे पड़ता है, फिर इस रोड पे आएगा, फिर हम इस घर पे ऐसे वापस आएंगे, है ना। जैसे कि मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं, शादी के अंदर करते हैं, कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर मैं कहूँ कोई फंक्शन है उस टाइम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ इस रोड पे कितनी फैमिली मेंबर्स है, इस रोड पे कितने फैमिली मेंबर्स है, इस रोड पे दिल्ली रोड पे कितने फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पे इनको सभी देखा जाता है कि मोशन देखा जाता है, कितना कोई वर्कर लगा रहा है। यहाँ पे मशीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम स्टडी, कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मैं कहूँ कि आपको 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, और 60 किलोमीटर में कितना टाइम लग जाएगा, अप्रोक्स 140 मिनट्स लग जाएगा। अगर रोड बिल्कुल साफ है, ठीक है, थोड़ा बहुत रश है, ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइज टाइम फिक्स कर दिया कि हाँ अगर आपको 60 किलोमीटर कवर करना है तो कम से कम 140-130 मिनट्स आपकी आराम से लग जाएगी। तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम परफॉर्म करोगे। फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या है, थकावट को भी मेजर किया है, मीन्स कि अगर कोई वर्कर लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर रहा है तो उसके अंदर थकावट तो होगी ना। तो कहते हैं कि बीच में रेस्ट दो, बट रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको 3-4 घंटे का रेस्ट दे रहे हो, नहीं, छोटा सा रेस्ट दो, जैसे कि आपको भी स्कूल के अंदर मिलता है, कॉलेजेस के अंदर मिलता है। वो रेस्ट क्या होता है कि आपके अंदर एक दोबारा से एक एनर्जी फिल कर देता है, ठीक है, उस आपके जॉब को दोबारा से परफॉर्म करने के लिए वर्कर के अंदर एक रिफ्रेशमेंट एंटर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हमने फैटिग्यू को भी स्टडी किया। तो यहाँ पे वर्क को एनालिसिस करने के लिए इन्होंने 4 मेथड को देखा, स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका एज इट इज सेम है। साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, कि आप सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी और क्या कैपेबिलिटी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट पर्सन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि राइट पर्सन वो भी राइट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्यों देंगे ट्रेनिंग, क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो हमें इंक्रीज करनी है, अपनी अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि हाँ इतना काम इतने टाइम में होगा, इतना काम इस तरीके से होगा, ठीक है। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको उतना ही वेजेस दूंगा। मैंने ऊपर बात की थी ना, इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी के ऊपर बात करता है एफडब्ल्यू टेलर। ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है तो हम उसको क्या करेंगे, कम वेजेस पे करेंगे। अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है, प्रॉपर वे से अपना काम परफॉर्म कर रहा है, टाइमली अपने ऑफिस में आ रहा है, टाइमली बाहर जा रहा है, अपना हर चीज़ अच्छे से कर रहा है, तो उसकी जो वेजेस होगी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये लिख रहा है 2 डिफरेंट वेजेस,
इसे इसमें ना एक इंसेंटिव और वेजेस वाला जो चैप्टर आएगा ना, जिसके अंदर हम रेम्यूनरेशन सेट करते हैं, वहाँ पर भी एफडब्ल्यू टेलर का ही कंसेप्ट कहेंगे। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम किसने दिया था? एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिया। इसने कहा था कि हाई वेजेस रेट होगी और लो वेजेस रेट होगी। हाई किसके लिए होगी? जो एफिशिएंट है। लो वेजेस किसके लिए होगी? जो इनएफिशिएंट है। क्लियर है? नेक्स्ट जाता है स्पेशलाइजेशन एंड द फंक्शनल फॉर्मेटशिप। ये कहते हैं कि काम जब हम बांट रहे हैं ना, काम को एनालिसिस किया हमने, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया हमने, ये भी डिसाइड कर दिया जो एफिशिएंट होगा उनको अच्छा मिलेगा, जो एफिशिएंट नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। उसके बेस पे उसके बाद हम काम को असाइन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, मीन्स कि काम को बांट रहे हैं। ठीक है, काम को बांटेंगे किसके बेस पे? उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे। अब मैं कहूँगी कोई साइंस टीचर जिन्होंने एमएससी की हुई है, वो भी मान लीजिए केमिस्ट्री से की हुई है, उसको मैं कहूँ कि आपको अकाउंट पढ़ाना है, क्या वो पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आप क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन हैं उनको आप डिवाइड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है आपको यूटिलाइज करना है प्रिंसिपल ऑफ द स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अब जब कोई व्यक्ति लगातार, मैं कहूँ कि आप कॉमर्स में हैं, आपने +2 कॉमर्स से की, आपने बीकॉम या फिर बीबीए कॉमर्स से की है, ठीक है, फिर आप उसके बाद एमकॉम एमबीए कर रहे हैं, तो सारा बैकग्राउंड देखो 5 से 7 साल आप लगातार कॉमर्स बैकग्राउंड से टच है ना, तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कहते हैं कि आपको काम उसी के हिसाब से देना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके और आपके एम्प्लॉय के, मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों के माइंड के अंदर क्या होना चाहिए? बस हमें प्रोडक्शन करना है, आउटपुट अच्छे से जनरेट करना है, कॉस्ट कमानी चाहिए। मीन्स कि आपके और आपके एम्प्लॉय के एटीट्यूड को आपको क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, किस लिए? एक तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, दूसरा वन अनदर फॉर्म ऑफ द कंपटीशन टू द अनदर कोऑपरेशन, दूसरी कोऑपरेशन से अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस ऊपर बना के रखना। ठीक है, ये था आपका साइंटिफिक मेथड। उम्मीद करेंगे ये जो मेथड है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड भी हो गया है। नेक्स्ट जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ये किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने दी थी। अब नाम याद आ रहे हैं? ब्यूरोक्रेट, मैक्स वेबर, साइंटिफिक, एफडब्ल्यू टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेनरी फ्योल। साइंटिफिक अब समझ में आ गया ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल इसके एग्जाम के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मैनेजर्स मीन्स की बड़े लेवल पे काम करने वाली बात की जाए, मीन्स की शासन, प्रशासन करना, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन बनाने हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी थ्योरीज के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है ये क्या कहती है? पहली बात तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसकी भी स्टोरी जान लेते हैं, जैसे कि हमने एफडब्ल्यू टेलर की जानी, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। बट जैसे कि एफडब्ल्यू टेलर लेबर लेवल से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर हेनरी फ्योल लेबर से नहीं स्टार्ट हुआ था, ये मैनेजमेंट लेवल पे इसकी नियुक्ति हुई थी, मैनेजमेंट लेवल पे इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इनको जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन्होंने कहा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मैनेजमेंट लेवल पे किए हैं। ठीक है, जैसे हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट जो अप्रोच है ना, वो डेवलप की थी, एडवोकेटेड है किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा। और इस अप्रोच को हम प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं क्यों? मैं अब ये बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसे कौन है? एफडब्ल्यू टेलर है। इसी तरीके से फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कौन है? हेनरी फ्योल है। ये भी फादर है, बट किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव का, इसकी जो प्रशासन करने वाले हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हेनरी फ्योल ने अपना जो करियर है वो स्टार्ट कब किया था? जैसे कि एफडब्ल्यू टेलर का मैंने आपको समझाया था, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था, याद है सभी को। आप अपना करियर 2024 में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से सेटलमेंट 2030 तक हुई है। इसी तरह से इन सब की भी स्टोरी ऐसी है। ठीक है, तभी तो थ्योरीज बनी है। ठीक है, अब देखो उन्होंने जो अपना करियर है वो स्टार्ट किया था 1860 के अंदर, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, वहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पॉइंट पे, पोजीशन के ऊपर उन्होंने अपने आप को होल्ड किया था। वहाँ पे उन्होंने अपनी डेडिकेशन से काम किया और उसी कंपनी में लगातार काम करने से सेम कंपनी में वो क्या बन गए थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे। अब इन्होंने देखो स्टार्टिंग से ही थोड़े से बड़े लेवल पे काम किया, मिडल टॉप लेवल पे बात की जा रही है ना, थोड़ी मिडल लेवल पे बात की जा रही है। अब वो स्टार्टिंग से ही
इतने बेटर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है उसको उन्हीं के बारे में पता होगा, है ना। अब आपका एग्जाम्पल दूँ या फिर मैं कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो किसी के घर में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी के घर में किसी चीज़ की कमी होती है, तो उसको पता उसी चीज़ का पड़ता है जिस चीज़ की कमी होती है ना। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते जो चीज़ आपके पास है ना। तो इसी तरीके से इनके पास भी ऐसा था, उन्होंने लेबर के ऊपर फोकस किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, क्योंकि उन्होंने लेबर पे काम किया था, लेबर की सिचुएशन पे काम किया था। इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया क्योंकि इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट ही थोड़ा सा अप लेवल से किया था, ठीक है, समझ में आया। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना 1860 में फ्रेंच कंपनी के अंदर, वो ऐसी कंपनी थी जिसकी जो सिचुएशन कहूँ ना, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कहूँ, इतनी बुरी थी कि वो बैंक करप्ट होने वाली थी। मीन्स कि उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आगे वो चल सके, है ना, आगे वो चल सके, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बट जो हेनरी फ्योल है उसके पास ऐसे ट्रिक्स थे, ऐसी प्रिंसिपल्स थे, ऐसे लॉजिक था, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ आइडिया थे जिसकी मदद से वो क्या हो गया है, उनका जो बैंक करप्सी है वो बच गई है। वो बैंक करप्सी होने से कंपनी क्या हो गई है, बच गई है। बट चेंज इनटू इट्स उस कंपनी कोई सिचुएशन था, अब देखो कहाँ थी वो बैंक करप्सी के लेवल पर, उसको इतने लेवल पे लेके चला गया ये हेनरी फ्योल कि उसका जो प्रॉफिट है इवन एग्जिस्टेंस में आ गई थी वो, ठीक है। तो अब ये देखो इतने लेवल से वो ऊपर की ओर उसको लेके आया, तो क्या कंपनी में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, होगी। उसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसने कहा कि जो रोल होता है ना सबसे ज़्यादा ना मैनेजमेंट का होता है। जब तक मैनेजमेंट स्टिक नहीं होगी, जब तक मैनेजमेंट के जो रूल रेगुलेशन है पूरी तरह से प्रिस्क्राइब नहीं होगी, जब तक वो लोगों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेगा नहीं है, पूरा काम नहीं होगा इस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रूल है ये आपको ये ध्यान रखनी है। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरी है, मॉडल है, वो किसने डेवलप की थी? हेनरी फ्योल जी ने की थी, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्लासिकल थ्योरी का ही पार्ट है। ये हमारा जो मैंने बताया था ना, जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के आगे 3 बच्चे हैं, मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है। मिस्टर एक्स हमारा आज कंप्लीट होने वाला है क्योंकि हमारा जो ब्यूरोक्रेट मॉडल था, क्योंकि इसके भी फिर अब आगे 3 बच्चे बताए थे ना मैंने, ठीक है, मिस्टर एक्स 1, 2 एंड 3। आज हम 3rd पे पहुंचे हुए हैं। ये भी क्लासिकल थ्योरी है, इन्होंने भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया था। तो इसलिए कहेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी है वो डेवलप की थी हेनरी फ्योल ने, और इसे हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने ये किसके ऊपर फोकस किया गया था, ये किसे क्या कहते हैं, जर्नल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब आगे क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया था। जो चीफ इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है उस लेवल से अपना बिजनेस लेवल जो करियर है वो स्टार्ट किया था, देन उसके बाद वो आगे बढ़े थे। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी रूल रेगुलेशन है, वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, रूल रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लियरली डिफाइन की गई है। इन्होंने ग्रुप के ऊपर एम्फेसाइज किया है, इंडिविजुअल के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया है, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्रुप में जितना अच्छे से काम होगा ना वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं आपको कोई टास्क दूँ और वो बाकी एक टास्क दूँ एक बच्चे को, एक टास्क दूँ सभी बच्चों को, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फोकस को हम आई होप सब समझ गए होंगे। इसके जो फंक्शन है अलग हैं थोड़े से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती है। यहाँ पे स्टाफिंग और डायरेक्टिंग की जगह कोऑर्डिनेट करता है। कहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ग्रुप बनाओ, अपनी ग्रुपिंग थोड़ा सा करो, ठीक है। ग्रुप के अंदर अगर आप काम करेंगे, काम प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेना उनसे काम प्रोडक्टिविटी का ही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी जो अगर आप एक दूसरे के बीच में कॉर्पोरेशन रखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके अगर सेल आपको अब की बार बढ़ानी है तो ज़रूरी है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा परचेज करे और फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी उतना ही प्रोड्यूस हो। तो अगर सेल बढ़ाने है तो आप इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए, एक दूसरे की जो कमांड है अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके 14 प्रिंसिपल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे, देखिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, इसके कुछ एक प्रिंसिपल बहुत आसान से ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क।
वर्क को ये डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन के, इसने देखो कुछ एक कमियां ढूंढी क्लासिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरी के अंदर, एंड जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी उसके अंदर कुछ कमियां ढूंढी, देन उसके बाद अब और आगे लेके आए। वहाँ पर उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था? लेबर के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पर ये पता है क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है, कि जिस तरीके से मैनेजमेंट की विचारधारा होगी, जो मैनेजर की विचारधारा होगी, वही ऑर्गेनाइजेशन शेप लेगी। तो इन्होंने कहा कि वर्क को इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि वर्क को स्पेशलाइजेशन के बेस पे डिवाइड करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी जो है, उनकी एनर्जी है, हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर को फिजिक्स वाले में अटेंड कर दे, फिजिक्स वाले को कॉमर्स में अटेंड कर दे, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल गिर जाएगा। सो दैट्स द रीज़न उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे हम उनको अपॉइंट करना है, उनकी एक्यूरेसी होगी, उनकी स्पीड होगी, हमें ये सभी चीज़ें इंक्रीज करनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया फिजिक्स और केमिस्ट्री का? ओके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर किसी व्यक्ति को ना हम अपॉइंट कर रहे हैं, मैंने कहा एज मैं कहूँ कि अगर मैं किसी पर्सन को मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करूँ, तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए मैंने कोई टीचर अपॉइंट किया, मैं उसको अथॉरिटी ही ना दूँ, उसको किसी भी तरह की पावर ही ना दूँ, तो क्या वो अपना काम कर पाएंगे? मैंने कहा कि बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है, मैंने कहा बच्चों को बिल्कुल डांटना भी नहीं है, ठीक है, मैंने मतलब उसको जो राइट होने चाहिए टीचर्स के, ठीक है, मारना, देखो मारना कुछ कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है बच्चे की, राइट, तो यहाँ पे मैंने उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो क्या काम होगा? नहीं होगा ना। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई किस तरीके से हम अपनी अथॉरिटी को दे रहे हैं, सेंट्रलाइज वे से दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वे से दे रहे हैं, मीन्स कि ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को आगे पावर देने के लिए, या फिर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, राइट। अगर आपने किसी पर्सन को कोई काम दिया है, कोई ड्यूटी दी है, ठीक है, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए? पावर होनी चाहिए। अब आपको मैं कहूँ कि आपको एक मेडिसिन लेके आनी है, अगर मैं आपको पावर दूँ, आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, मुझे मेडिसिन दी, अब कहीं से भी लेके आ सकते हैं, ये पावर ही तो है। क्या पता एक दुकान से ना मिले, दो दुकान से ना मिले, तीसरी से नहीं मिले, है ना। तो ये कहते हैं कि अथॉरिटी रेफर टू द लेजिटिमेट द पावर टू मेक अ डिसीजन, आपके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, आपको किसी को ऑर्डर देने के आपके ऊपर पावर होनी चाहिए, आपके पास इतनी राइट होनी चाहिए, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, रिसोर्सेज को बांटना है, तो आप ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ही तो आपको ये ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोला कि बेटे ये दवाई लेके आना, ठीक है, पापा को टाइम नहीं था तो पापा ने मेरे को बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दादाजी ने पापा को काम दिया था वो आप मेरे पास आ गया। अब मैं उस काम को कंप्लीट करूंगी तो मुझे वो अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पूछना पड़ेगा कि पापा अगर इस दुकान से नहीं मिली तो मुझे कहीं और जाना पड़ सकता है। सो कहने का मतलब जब ड्यूटी या फिर किसी ऑब्लिगेशन को कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन कंप्लीट करता है तो उसके पास अथॉरिटी तो होनी ही होनी चाहिए, पावर तो होनी ही चाहिए, तभी वो अच्छे से यूज कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये कहते हैं कि ये भी डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तीसरा प्रिंसिपल आ जाते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सभी को पता है कि डेली सुबह 10 बजे एक तो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, एक शाम को 4 या फिर 6, 2 टाइम फिक्स किए हुए हैं, इनके ऊपर टाइम आपके पास वीडियो आती है। सो यहाँ पे एक डिसिप्लिन है। मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर्स आने की टाइमिंग प्रॉपर सेट है। उन्होंने कहा आप डेली सुबह 8:30 बजे अपने ड्यूटी पर पहुंच जाने चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम है ये, ठीक है। और आपका जो वर्क है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेन एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगी। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथली नहीं कर सकते हैं। फंक्शंस जितनी भी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो स्मूथली नहीं कर सकते। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर टाइमिंग होती है कि हाँ 8 बजे आपका स्कूल लगेगा, कॉलेज के अंदर टाइमिंग होती है 9 बजे स्कूल लगेगा। तो एक रूल रेगुलेशंस है, यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर डेस्क होती है। तो यहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशंस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, वो डिसिप्लिन में ही आते हैं। ठीक है, अगर आप अपना काम डेली बेसिस पे विद इन अ टाइम आप कर पा रहे हो तो वो डिसिप्लिन है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करना किसके बात है? मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जो कंपनी है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो
इनकम अर्न पर्सन है, जिनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको ज़रूरी है कि टैक्स पे करो भाई, ठीक है। आप अपने ओन कंपनी के अंदर लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको लेबर लॉ फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ओके। नेक्स्ट जाता है यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटी सी मिनट में समझा देती हूँ आपको। कमांड का मतलब क्या है? ऑर्डर मिलना। यूनिटी का मतलब क्या है? एक से, मीन्स की जो ऑर्डर मिल रहा है आप कहाँ से लेंगे? एक व्यक्ति से लेंगे। ये नहीं है कि आपका ये सुपरवाइजर है या फिर मैं कहूँगी सुपीरियर है, ये ऑर्डर दे रहा है इन 3 व्यक्ति को, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। अगर ऑर्डर आपको एक व्यक्ति से मिलेगा तो क्या होगा? आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी कि मुझे क्या काम करना है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑर्डर देने वाले 3 हैं, ठीक है, तीनों को अलग अलग ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे किसका काम पहले करना है। तो ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति से, एक सेकेंड, अच्छा, किसी एक व्यक्ति से क्या मिलना चाहिए? आपको कमांड मिलनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक हो गए हैं तभी आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। देख पा रही हो एरो, सभी के सभी व्यक्ति ना इस जो मेन हेड है ना उसकी दिशा निर्देश के हिसाब से चल रहे हैं, उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति, अब देखो, अब ये सारे के सारे यहाँ पर तो हो गया ऑर्डर्स को फॉलो किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है? इस पर्सन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। क्या आपको ये देखो सभी के सभी व्यक्ति एक और आते नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ पर सबका जो कॉमन गोल है उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही तो कमांड दी जा रही है आपको। अगर सारे के सारे व्यक्ति सेम ऑब्जेक्टिव की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है, सबको डिफरेंट कमांड दी, एक व्यक्ति ने कमांड दी, दूसरे व्यक्ति को दी, तीसरे व्यक्ति को दी, बट सबका मेन, अगर उन सबके कमांड को, सबके वर्क को जोड़ेंगे तो उन सबका वर्क एक ऑब्जेक्टिव की ओर जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। काम सबके अलग अलग है पर वो कंट्रीब्यूशन किस में कर रहे हैं? वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। यहाँ पे टीम वर्क की बारे में बात करें कि जो ओनर के साथ साथ एम्प्लॉय भी उसी की दौड़ में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी। इस पिक्चर से मदद से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। पता है क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है ना वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर ज़्यादा बढ़े। समझ पा रहे हो? मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक सेकेंड, वो क्या करते हैं, उनका ये होता है कि हाँ मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करूं, मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करूं। नहीं, सबका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे होना चाहिए। ये नहीं है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जाना, हमें कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर जाना है। राइट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रोसीड ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? मीन्स की जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको किससे देनी है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देनी है। दैट्स इट। अच्छा, रेम्यूनरेशन समझते हैं, वेतन कि काम करने के बदले आपको प्रॉपर अमाउंट में सैलरी मिलनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में आपको वेजेस मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक नेक्स्ट डे फिर एक एनर्जी से काम करने के लिए बूस्ट करेगा। फेयर कंपनसेशन फॉर द वर्क परफॉर्म, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयरली टू मेंटेन द सेटिस्फैक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की ओर बात कर रहा है, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज को होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब देखो इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, एक पिक्चर समझ में आ रही है, ये 2 व्यक्ति हैं इस गोलेदार में जो खड़े हैं वो सभी को कमांड दे रहे हैं। कमांड देने वाले केवल 2 ही व्यक्ति हैं और वही व्यक्ति सबको कमांड दे रहे हैं। मीन्स कि सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन होगा तो ये मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स लेंगे, उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, वो भी मेन डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है।
पावर कुछ दो लोगों के हाथ में है ना, बट इस जाल को देखें, यहाँ से इसके पास गए, यहाँ से इसके पास गए, यहाँ पे इसके पास भी जा रहे, इसके पास भी जा रहे, इसके पास भी जा रहे। मीन्स की जो डिसीजन है लेने वाले लोग काफ़ी सारे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ये वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो बहुत बड़े लेवल का है। सेंट्रलाइज लेवल आपके मिडल और मॉडर्न मतलब मॉडरेट लेवल पर क्या किए जाते हैं, सेंट्रलाइज कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। समझ पा रहे हो, जहाँ पर अथॉरिटी, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जहाँ पर पावर एंड अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में होती है, कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में है, उसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जब कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथ में है तो उसे हम डिसेंट्रलाइज कहेंगे। क्लियर है? ये सेंट्रलाइज आपका स्मॉल ग्रुप के अंदर बेटर है, बट लार्ज एंड मल्टीपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन कॉर्पोरेशन को यूज करना पड़े। क्लियर है? सेंट्रलाइज का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, एक चेन बना दी। अगर आपको कोई काम है ना, ठीक है, अगर अब देखो ब्यूरोक्रेट वाले पॉइंट में तो देखो इन्होंने कहा था कि मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं, जो बोला है वो करो, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप, इवन नो फीडबैक, कोई कम्युनिकेशन का फीडबैक नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन था। बट हेनरी फ्योल कहता है, इन सबकी कमियां देखी, हेनरी फ्योल कहता है ठीक है आपको फीडबैक देना है, कोई काम है तो ये चेन बना लो, ये चेन बना लो, ठीक है, नजर आ रही है, नजर आ रही है ये चेन, जिसे हम गैंग प्लैंक भी कहते हैं। मीन्स कि एक एम्प्लॉय, ये यहाँ से ऑर्डर जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये हाँ ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है। इन केस अगर आपको ई को ओ से बात करनी है, ओ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, इमरजेंसी है, तो इनके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। अदरवाइज ये स्केलर चेन ये वाली है, ठीक है, जिस तरीके से चेन फॉलो हो रही है ये, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये था आपका स्केलर चेन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपको वर्क असाइन कैसे होगा, ऑर्डर से ही होगा। आपका जो सुपरवाइजर है, ठीक है, आपके अपने सबॉर्डिनेट को काम देगा ना, ऑर्डर देगा ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई एंड मटेरियल इंश्योर द एफिशिएंसी। आपकी जो एम्प्लॉई है, जो आपकी मटेरियल है, जो आपके पीपल है, उनको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए, आपको ज़रूरी है ऑर्डर फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे वेयर हाउस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इन्वेंट्री में स्टॉक खत्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टॉक का ऑर्डर करना पड़ेगा, आपकी इन्वेंट्री सिस्टम को उसी लेवल पर लाने के लिए, उसी लेवल पर ट्रैक पर रखने के लिए आपको अपने स्टोर को दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। इक्विटी का मतलब क्या है, हेनरी फ्योल कहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना मैं एक मैनेजर हूँ, मैं ऊपर काम करता हूँ, अगर मैं नीचे वाले व्यक्तियों को एक समान ट्रीट नहीं करूँगा तो उनके बीच में बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी मेंटेलिटी क्रिएट हो सकती है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये कहते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करे, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे, किसी को ज़्यादा लो ना समझे। किसके बेस पे होती है मोस्ट ऑफ, क्या है, अनइक्विटी, कलर के बेस पे होती है, कास्ट के बेस पे होती है, जेंडर के बेस पे होती है, नेशनलिटी के बेस पे होती है, पोजीशन के बेस पे होती है। ये कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे अनइक्वलिटी नहीं रखनी है, आपको इक्वालिटी रखनी है। कुछ भी हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि लड़का और लड़की में किसी भी तरह के डिफरेंस नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर होते हैं, है ना, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, बट हाँ लेवल आपका घर के अंदर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आपको दोनों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं कि जो आपकी टर्नओवर है ना, किसकी, एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर, वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे टाइम तक होना चाहिए। मीन्स कि ये नहीं है कि आज अपॉइंट हुआ 3 महीने के बाद वो छोड़ गया, तीसरा पर्सन अपॉइंट हुआ 4 महीने के बाद छोड़ चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा टर्नओवर होगी उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको उसको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उनकी जो लाइफ टाइम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में,
वो स्टेबल होनी चाहिए। टेन्योर होता है टाइमलाइन, ठीक है। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में है जो एम्प्लॉई है वो ज़्यादा टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए, कम छोड़ के जाने चाहिए, ठीक है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जाता है 14 प्रिंसिपल इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉई है ना उसके मन में इस तरीके की भावना होनी चाहिए कि वो खुद पहल करे, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो कुछ आइडिया आगे लेकर आए। तभी तो बोला है कि जो कम्युनिकेशन होने वाला है या फिर मैं कहूँ कि जो भी फीडबैक देने वाले हैं वो दोनों तरीके से होना चाहिए, है ना। स्केलर चेन में पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है, जो पर्सन है, वो विलिंग होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टास्क को, डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पर्सन खड़े हैं, काफ़ी सारे पर्सन खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन इस लाइन के अंदर, केवल हिम्मत इसने जुटाई। तो ये होता है इनिशिएटिव्स, मीन्स कि इसने पहल की इस पर्टिकुलर चीज़ को शॉर्ट आउट करने में, ठीक है। नेक्स्ट जाता है, अच्छा नंबरिंग गलत हुई है बच्चे, आप नंबरिंग चेकआउट कर लेना। 14 ही प्रिंसिपल है, ये लास्ट प्रिंसिपल रहता है। यस, ये दिस इज अ लास्ट प्रिंसिपल। स्प्लिट द कॉप का मतलब क्या है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ना जो एम्प्लॉई है और जो मैनेजर है वो दोनों के दोनों मिलकर क्या करे, काम करे, एक ग्रुप के साथ काम करे, इंडिविजुअल का यहाँ पे कोई काम नहीं। तभी तो यूनिटी का नाम यहाँ पे दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। यही तो है कि सारे के सारे व्यक्ति एक की ओर जाए, एक पर्सन की बात माने, जिससे उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा, जिनके बीच में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस होगी, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर एक सेकेंड, ये आई होप सबको प्रिंसिपल समझ में आ गए। 14 प्रिंसिपल हमने किए। एक सेकेंड, ब्यूरोक्रेट आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, 14 प्रिंसिपल आ गए, ठीक है। सबको क्लियर हो गए हैं कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि आपका जो वर्क है वो डिवीजन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, रेम्यूनरेशन आपको मिलना चाहिए, सेंट्रलाइज पढ़ा, स्केलर चेन पढ़ा, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बीच में ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय जो है अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की ओर ज़्यादा फोकस हो, इनिशिएटिव्स होना चाहिए। लास्ट में मैंने पढ़ा स्पिरिट द क्रॉप। अब देखो यहाँ पे पूरे 14 प्रिंसिपल हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको कहूँ तीनों प्रिंसिपल का सारांश, ये जो आपका क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये 3 पर्सन हैं। 3 पर्सन कौन कौन है? ये 3 पर्सन, सबसे पहले हमने ब्यूरोक्रेट मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा। ये कहता है कि ओवरऑल जो इसका फोकस है किसके ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर। उसे केवल मतलब सबको प्रोडक्शन से ही है, बट इसने तो किसी की सुनी ही नहीं थी। ये कहता है कि जो मैंने कहा मैं वही करूँगा, किसी भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा। साइंटिफिक ने कहा ठीक है, मैं इंडिविजुअल के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के ऊपर बात करता हूँ। ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा, अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो उसको हटा देंगे। इन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल को लेके नहीं चल रहा, मैं ग्रुप को लेके चल रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करूँ। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉई है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? उम्मीद करेंगे जो आपकी जो न्यू क्लासिकल जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपको इसके तीनों पिलर समझ में आ गए होंगे कि जो तीनों पिलर किस किसने दिए, कैसे दिए, क्या क्या इनका बेसिस, स्टोरी के साथ मैंने आपको समझाया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने क्या किया, जो भी कमियां थी हमारी क्लासिकल थ्योरी के अंदर, उन कमियों को रिमूव किया। अब आप ये कहेंगे कि मैम कुछ कमी रही नहीं, है ना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था, ब्यूरोक्रेट वाली थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो जब मैंने इनके पिलर बनाए थे ना कि ये दादाजी हैं सबसे ऊपर, ठीक है, ये दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के बाद इनके 3 बच्चे हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स की फैमिली को तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, एक्स के 3 बच्चे हैं। ब्यूरोक्रेट है, थोड़ा सा रूड नेचर का बच्चा है ये। साइंटिफिक ये कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी नॉलेज के ऊपर काम करूँगा, अब मेरे एम्प्लॉयज़ की नॉलेज के ऊपर काम करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं कि मैं एम्प्लॉय और नॉलेज इनके बारे में नहीं, मैं पूरे को साथ लेके चलूँगा, है ना।
बट यहाँ पर इन्होंने किसी भी ने भी ह्यूमन के रिलेशन को फोकस नहीं किया, ह्यूमन रिलेशन को टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ है। इन्होंने ह्यूमन रिलेशन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है ना, इन्होंने केवल फोकस किया था प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर फोकस किया था? प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे तैसे हो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हमारी जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, हमारे पास कम होगी। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, न्यू क्लासिकल थ्योरी ने दो थ्योरी दी। एक तो आपका ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करता है, एक आपके बिहेवियर के बारे में बात करता है, बिहेवियर रिलेशन की, आप कैसे बिहेव करते हैं। अब ह्यूमन रिलेशन बोला है, दैट मीन्स किसके साथ रिलेशन होगा? आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, आपके द्वारा दी गई फैसिलिटीज के साथ, आपके द्वारा, दैट मीन्स आपके जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को किस सिचुएशन में वो रख रहा है, उनके बारे में बात की जाए। चलो बढ़ते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है, आपकी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं जो आपकी क्लास, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ। क्लासिकल मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करने के लिए आपके पास यही है। अब आपने ये तीनों पढ़ी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी फोकस करता था हैवली किसके ऊपर? सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। वर्क कितना ज़्यादा हो सकते हैं, उन्होंने नेग्लेक्ट किया था ह्यूमन को, उनके सोशल एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है ना न्यू क्लासिकल थ्योरी का, इन्होंने मोटिव ये था कि वो ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसके दो थ्योरी को पढ़ेंगे, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे बात ही सीधा डायरेक्ट बता रहा है, ह्यूमन के साथ रिलेशन बताना, ठीक है। मीन्स कि उसको समझना, इंसान को समझना कि उसको क्या चाहिए। अब इसके लिए ना जो एल्टन मायो जी है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो एल्टन मायो जी हैं, ये कुछ ऐसे बंदे हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे ना, जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ग्रुप बना दिया, दो ग्रुप बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ना उस टाइम 29,000 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के दो ग्रुप बना दिए। एक को तो बिल्कुल अच्छे से फैसिलिटीज़ दी, मीन्स कि उनका इन्वायरमेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वाटर की सर्विसेज हो गई है, मीन्स कि जो उनके लिए होना चाहिए। अब गर्मी के टाइम में अगर एसी या फिर मैं कहूँ कि हवादार पंखा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होगी, है ना, एक तरफ नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी, सारी की सारी इक्विपमेंट्स दिए, ठीक है, उनके साथ बातचीत भी की, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाया, ठीक है। एक तो उनकी एफिशिएंसी को मेजर किया, एक जिनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में था वैसे इसमें कर रखा है। तो इन्होंने देखा कि दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि इनका एक्सपेरिमेंट किया, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि आपने इनको काफ़ी सारी जो क्या है फैसिलिटीज़ क्या है दी हुई थी, फैसिलिटीज़ आपने क्या की हुई थी, प्रोवाइड की हुई थी। बट यहाँ पे किसी भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो उनकी प्रोडक्टिविटीज़ है वो क्या थी, लो थी। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपनी ही कंपनी में किया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक जो हाउथॉर्न वर्क कंपनी है शिकागो के अंदर, ठीक है। उन्होंने उस कंपनी के अंदर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में किया था, उस कंपनी के नाम से उस एक्सपेरिमेंट को जाने लगे थे। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम पता क्या था, समझना हाउ द डिफरेंट वर्क प्लेस कंडीशन अफेक्ट द वर्कर प्रोडक्टिविटी। कैसे एक डिफरेंट वर्किंग सिचुएशन, वर्किंग इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। डिफरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट का भी मैंने आपको बताया, तो सभी की सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अब आपको मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, सो ऑब्वियस ही बात है मेरा गला थोड़ा सा सूखेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो पानी की सर्विसेज है मेरे पास साथ में रखी हुई है, ठीक है। मेरे पास लाइटिंग है, मेरे पास आपके मैसेजेस को चेकआउट करने के लिए पैड है। तो ये सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन, सब कुछ मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे को सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है टीम के द्वारा। तो मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाऊंगी। अगर मैं लगातार कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ और मेरे पास पानी की कोई सर्विसेज नहीं है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी,
कम होगी। तो इन्होंने कहा है कि ये मेजर करना कैसे एक वर्क प्लेस की जो कंडीशंस होती है आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तब होगी जब वे फील करेंगे कि हाँ, अब देखो मुझे लग रहा है कि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी ने मुझे हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करी, मुझे घर से ऑफिस तक लेके आते हैं, ऑफिस से घर तक भी पहुंचाती है पर्टिकुलर टाइम पे। सो मुझे क्या फीलिंग होगी कि मैं उस कंपनी का प्रॉपर हिस्सा हूँ, और उस हिस्सा होने के कारण मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी कि जिसके कारण उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। ओके, इस फिनोमिना को हम हाथरॉन इफेक्ट भी कहते हैं, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट 29,000 वर्कर्स के ऊपर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे ग्रुप के अंदर, ये देखो डेवलप किसने किया था ये कंसेप्ट, एल्टन मायो जी ने किया था, और इन्होंने कहा कि हम ग्रुप में काम करेंगे, हमारे बीच में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होगा। राइट, अब देखो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट। बेटर हमारे इनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब देखो जहाँ पर भी ह्यूमन रिलेशन आ जाता है तो वहाँ पर क्या कहेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, देखो टॉप लेवल पे तो फॉर्मल ही रहेगा, बट नीचे जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रलाइज्ड के बारे में बात की जाएगी। फ्लैट समझते हैं ऐसे कुछ, आगे वैसे भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फ्लैट स्ट्रक्चर और टॉल स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। एल्टन मायो जी ने बस इतना ही बोला गया था कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस किया था। की पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सोशल नीड, मोटिवेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को ये इस नाम से भी जानते हैं, एल्टन मायोज हाथरॉन एक्सपेरिमेंट या फिर हाथरॉन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने रिलेशनशिप सेटअप किया लाइट एंड प्रोडक्शन के बीच में, कंडीशन एंड प्रोडक्ट के बीच में, इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशनशिप बनाया, टाइम टू टाइम आपको ब्रेक दिया जिससे कारण आप रिफ्रेश हो जाए। ये था एल्टन मायो जी का ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जिसका नाम है बिहेवियर साइंस थ्योरी। बिहेवियर साइंस थ्योरी क्या कहती है पता है, ये कहती है हमें जो ह्यूमन है ना, जो एम्प्लॉय है, उनके बिहेवियर को भी समझना होगा। देखो इस बिहेवियर के ऊपर ना काफ़ी सारे पर्सन्स ने थ्योरी दी हुई है, बट क्लासिकल न्यू क्लासिकल के अंदर हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें हर्जबर्ग ने भी दी हुई है, ठीक है, जॉर्स ने भी दी हुई है, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन ने दी हुई। चलो पहले थोड़ा बिहेवियर थ्योरी को बात करते हैं। देखो बिहेवियर थ्योरी किसका पार्ट है, न्यू क्लासिकल का पार्ट है। अब देखो हम दूसरे पिलर पे पहुंच चुके हैं। पहला पिलर तो हमारा ह्यूमन रिलेशन था, दूसरा पिलर हमारा बिहेवियर रिलेशनशिप था। ठीक है, बिहेवियर रिलेशनशिप किसका पार्ट है, न्यू क्लासिकल का पार्ट है, जो कि फोकस कर रहा है समझने में ह्यूमन की बिहेवियर को कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे अपने आप का 100% दे सकता है। ठीक है, इन्होंने पूरा ज्ञान लिया ह्यूमन के बारे में। ठीक है, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सोशोलॉजिकल पैटर्न, उनके इवन रिलेशनशिप पैटर्न, सबको ऑब्जर्व किया और उसी के हिसाब से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं आपको बता दें जो बिहेवियर थ्योरी है काफ़ी सारे पर्सन से दी हुई है, जैसे डगलस एमसी जॉर्ज ने दी हुई है, अब्राहम मास्लो ने दी है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी हुई है, एल्टन मायो जी का तो हमने पढ़ ही लिया। हर्जबर्ग की जो थ्योरी है हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये कहता है कि जो एम्प्लॉय है, इसको हम 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, उसने हाइजीनिक फैक्टर को इन्होंने फोकस किया है। हाइजीनिक फैक्टर का मतलब है कि अगर मैं कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ठीक है, व्हेन विच कैन बी कॉज द डिससेटिस्फैक्शन इफ द मिसिंग। और मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो मैं उससे डिससेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, अगर है वहाँ पर तो मेरी वहाँ पर सेटिस्फैक्शन होती है। यहाँ पे हाइजीनिक फैक्टर्स हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब्राहम मास्लो ने आपके लेवल्स दिए हैं, सोशोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बात की गई है। जो आपकी बेसिक नीड से लेकर आपकी जो
टॉप लेवल की नीड है उसका एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि आप इस तरीके से ऐसे बढ़ेंगे। तो अब्राहम मास्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। और डगलस एमसी जॉर्ज की XY जो थ्योरी है वो कहता है कि हमने ना पर्सन को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो थ्योरी X में, एक थ्योरी Y में। थ्योरी X क्या कहती है कि ऐसे व्यक्ति इंक्लूड है इसके अंदर जिसमें लेजी पर्सन है। कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स के ऊपर हमें ज़रूरी है कि हमें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगी। और जो थ्योरी Y कहती है इसमें कहते हैं कि ऐसे वर्कर्स हैं जिनके अंदर ही, जिनके एम्प्लॉय के अंदर ही खुद इतना ज़्यादा मोटिवेशन है कि वो अपने काम को ऐसे दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, उनके लिए आपको कम सुपरविजन की जरूरत होगी। ठीक है, अब हम पढ़ें बिहेवियर थ्योरी का अब्राहम मास्लो का। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको, अब्राहम मास्लो कुछ ऐसे थे, उन्होंने जो थ्योरी दी है वो कुछ ऐसे हायरार्की में दी है, नज़र आ रही है ये हायरार्की। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं, जिन्होंने ह्यूमन नीड्स को इस तरीके से अरेंज किया है जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक है। क्या है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ना ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है, ये अब्राहम मास्लो नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने कहा जो ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है उसको देखो। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास पैसे कुछ भी नहीं है, आप एक रोड पे खड़े हैं, तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि मेरे पास रोटी हो, ठीक है, खाने के लिए रोटी हो, रहने के लिए घर हो, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी चीज़ें आपकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, आप इन बेसिक नीड्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर जैसे ही मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मुझे रोटी मिल रही है टाइम पे, 3 टाइम का खाना मिल रहा है मुझे, ठीक है, मेरे पास रहने का घर है, मेरे पास क्या है पहनने के लिए कपड़े, मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास एक सेफ्टी की नीड आएगी। मीन्स कि ठीक है, मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे को इतना पैसा मिल रहा है जिससे मेरी नॉर्मल लाइफ में जी सकती हूँ, बट मेरे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आएगा, क्या मेरी जो लाइफ है फ्यूचर में या फिर एट प्रेजेंट क्या वो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब समझते हैं, सेफ है। सेफ दैट मीन्स क्या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेफ है, क्या आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो सेफ है, या आपकी जॉब सेफ है। उस सेफ्टी की ओर आप बढ़ेंगे आगे। जैसे ही आपकी सिंपल नीड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप कहाँ पहुँचेंगे, सेफ्टी के ऊपर, कि आपकी जगह जगह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें भी आप सिक्योर करना चाहते हो, पैसे के तौर पे सिक्योर करना चाहते हो अपने आप को, घर के तौर पर आपको सिक्योर करना है, जॉब के तौर पर आपको अपने आप को सिक्योर करना है। अब्राहम मास्लो जी कहते हैं कि बेसिक नीड कंप्लीट होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को उसके बाद सेफ करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, मैंने देखा कि मेरे पास मेरी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है, मेरी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट से मुझे पैसा मिलेगा और फिर उस रिटायरमेंट से पैसे से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं मेरा फ्यूचर दैट मीन्स थोड़ा सा सिक्योर है। ठीक है, अब आ जाती है नीड आपकी बिलोंगिंगनेस की, मीन्स कि आप भी चाहते हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, हर कोई व्यक्ति चाहता है। अब देखो, जिसके पास पैसे, ऐसा देखा गया है, जब तक आपके पास माया है, मनी है, ठीक है, पैसा है, तब तक लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं। जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो जाता है, लोगों के आप बोलने का तरीका ही आपसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसलिए सेफ्टी पहले आई, देन उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बिलोंगिंगनेस में जाएंगे। दैट मीन्स आप सोशल रिलेशनशिप में जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो समाज है वो आपको एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, आपको अपना रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मीन्स कि आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर ली, उसके बाद आ जाएगा एस्टीम के ऊपर। एस्टीम का मतलब समझते हैं, कहने का मतलब वो है कि आप अपने आप का स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं जो भी अचीवमेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, आप चाह रहे हैं कि जो मैंने काम किया है उसको बताया जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया जाए, धूम धड़ाके से बताया जाए, है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है मीन्स कि आप अपने आप की रिस्पेक्ट चाहते हैं, किसकी नज़र में, दूसरों की नज़र से आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही आपको रिस्पेक्ट मिल गया, आप इतने लेवल पे पहुंच गए, आप सभी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी आपका कहा मान रहे हैं, तो फिर आ जाता है आप अपने आप में अब फाइनली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बेसिक नीड की, फिर आपने अपने आप को सिक्योर किया, फिर आपने आपका रिलेशनशिप बिल्ड किया, देन उसके बाद आपने क्या कहा कि मैं क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने आप की एक स्टेटस को मेंटेन करना चाह रहे हैं। स्टीम का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, जो आपकी अचीवमेंट्स है, जो आप वो अदर व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करें। ठीक है,
फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स कि अपने आप के ज्ञान के अंदर इतना बढ़ोतरी करना, इतने अपने आप की नॉलेज के अंदर अब क्या की जा रही है, एनहांसमेंट की जा रही है। ये लास्ट स्टेज है, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आया। नीड हायरार्की थ्योरी, सॉरी नीड बोल लेते हैं या फिर मैस्लो हायरार्की थ्योरी है। इसी तरीके से बेसिक नीड फूड शेल्टर और फूड वाटर शेल्टर एंड स्लीप, सेफ्टी दैट मीन्स आप खुद सेफ हो, पर्सनल भी, ठीक है, पर्सनल भी और फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में बात की जाए, दैट मीन्स आप रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, एस्टीम नीड के बारे में बात की जाए तो सेल्फ एस्टीम होती है, रिस्पेक्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे स्टेटस के बारे में बात की जा रही है, सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि आप अपने आप को पूरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप पर्सनली ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आप देखो स्पीकर को समझो, ये जो चार्ट बनाया है, जो बिहेवियर थ्योरी है ना वो किसने डेवलप की थी, अब्राहम मास्लो ने की थी। ये आपकी नियो क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, ये हायरार्की में जाता है, देखा आपने प्रोसेस, इसके 5 स्टेप है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है क्योंकि आप बिलोंगिंगनेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, पर्सनल रिलेशनशिप है, डायनामिक नेचर का है। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। ये था आपका बिहेवियर थ्योरी। ओके, चलिए तो अब मॉडर्न थ्योरी के ऊपर पहुंच जाते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले हमने ये सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। क्लासिकल थ्योरी हमारी हो चुकी है, नियो क्लासिकल हो चुकी है, आज हम मॉडर्न थ्योरी करने वाले हैं। देखो क्लासिकल मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट थ्योरी का के 3 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर किसके नाम से जाना था, एक्स के नाम मैंने नाम रखे, जैसे कि घर में बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो ये आपके दादाजी हैं, दादाजी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के बाद आपकी बारी आ जाती है, आप हैं, आपके चाचा ताऊ के बच्चे हैं, फिर ताऊ जी के बच्चे, इस तरीके से हमने याद किया था। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरी क्यों आई, क्योंकि इन बाकी दोनों थ्योरीज के अंदर कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो ये मॉडर्न थ्योरी आई है नहीं आई है। तो इन कमियों को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए इनको सॉल्व भी किया, और साथ ही साथ इनके साथ साथ जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको भी साथ लेके चले इन मॉडर्न थ्योरी के अंदर। डिस्कस करते हैं क्यों ये मॉडर्न थ्योरी है। देखो सर्कमस्टांसिस क्यों लीड हुए एक मॉडर्न थ्योरी अप्रोच को लाने के लिए, क्यों ये जो नए पर्सन्स हैं, ठीक है, इसमें मॉडर्न थ्योरी ने काफ़ी सारे पर्सन्स ने अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स दी हुई है। सो उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सब पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉडर्न थ्योरी आई तो क्यों आई, क्योंकि जो मैनेजमेंट के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखो पहले क्या था, सिंपल होता था बिजनेस, टू द पॉइंट होता था। आज के टाइम में अब देखो पहले वाली आपने शॉप देखी हो और आज के टाइम की जो शॉप है बहुत दिन रात का फर्क है। आजकल इतनी लाइटिंग इतनी करने लग गए हैं लोग कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बिकना चाहिए कि हाँ वो लगे, हाँ कस्टमर को अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसी तरह से बिजनेस में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जिसके कारण डे टू डे कॉम्प्लेक्सिटी आने के कारण मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है कि साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें भी वैसी ही पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा बिजनेस है केवल लोकल लेवल पे ना लेके हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत ग्लोबली लेवल पे जा रहा है। टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ किया जा रहा है जिसके कारण आपका बिजनेस अगर आप उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। राइट, सो अगर आपको मार्केट में एग्जिस्टेंस रहना है तो मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करो। अगर आप अवेल नहीं किया तो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, बाकी जो पहले जो यूनिवर्सिटी कह रही हूँ सॉरी थ्योरी जो हमने डिस्कस की है, क्लासिकल थ्योरी की, न्यू क्लासिकल की, उनमें कुछ एक कमियां थी। क्लासिकल थ्योरी में क्या थी, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी केवल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करती थी, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती थी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जिसके अंदर 3 व्यक्ति आए थे, याद है, दादाजी का लड़का है मिस्टर एक्स, इसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा रूट था, फिर थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हुआ, फिर थोड़ा ये फ्लक्चुएट हुआ। बट कंपेयर किया जाए न्यू क्लासिकल से, इन्होंने किसी ने भी ह्यूमन के रिगार्डिंग बात नहीं की थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात नहीं की थी, बात की थी तो बस और बस प्रोडक्शन से। न्यू क्लासिकल ने क्या कहा,
ठीक है, इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर एम्फेसाइज किया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे आपने बताया कि ह्यूमन रिलेशन की जो नीड है, सेल्फ स्टीम जो नीड हमने पढ़ी थी, सोशल नीड पढ़ी थी, सेफ्टी नीड पढ़ी थी, ठीक है, सोशोलॉजिकल नीड पढ़ी थी, फिर आप लास्ट में हमने सेल्फ एक्चुअली आगे पीछे हो गई है, सबसे पहले सोशोलॉजिकल, सबसे लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसने कहा था जिस तरीके से आपने पैटर्न बनाया है, ये जो पैटर्न जो हायरार्की आपने बनाई है, ये हायरार्की ज़रूरी तो नहीं है कि सब ऑर्गेनाइजेशन में सेम अप्लाई हो। यस, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये अलग अलग होते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने डायनामिक जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट जब ये थ्योरी इसीलिए प्रपाउंड हुई है कि जो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। फ्लेक्सिबिलिटी समझती है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, मैनेजमेंट भी वैसे ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं किया तो आप लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मॉडर्न थ्योरी आज हम दो डिस्कस करने वाले, सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंट थ्योरी। सिस्टम थ्योरी को कहते हैं कि ऐसे एक होल है, इसने कहा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा बड़ा है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट तो होगा, बट कैसे होगा। अब आपने कहा कि मेरा ये जो गोल है, मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में सभी एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल पार्ट्स में, इनको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, सबको अथॉरिटी दे दी है, सबको जो देना चाहिए था मैंने सबको रिसोर्सेज दे दिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये आपका सेल डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये कैश डिपार्टमेंट है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका सुपरवाइजर डिपार्टमेंट है। सबके डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कंप्यूटर का, ये फिनेंस का है, ठीक है, ये मेजरमेंट करने का है, ये आपका एलोकेट करने वाला डिपार्टमेंट है, सबको मैंने उन सबके काम दे दिए। ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन से ही तो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। यस या नो? यस बच्चे। अब देखो मैंने इन सब के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कि कहीं ना कहीं आकर मीट करेंगे आपके मेन ऑब्जेक्टिव को। अब मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम है, बड़ा जो गोल दायरा लगा है वो सिस्टम है। ये सिस्टम जो है कंप्लीट होगा कैसे, जब इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सिस्टम के सब सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सब सिस्टम, एक सेकेंड, सब सिस्टम के पार्ट है। इन सब सिस्टम को जो आप जोड़ेंगे तब आपका क्या बनने वाला है, सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस से ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस करेंगे। अब यहाँ पर ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, डिपेंड किस पे होना पड़ेगा, आपको इस छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम थ्योरी इज द मैनेजमेंट व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस पार्ट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कि आपके बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लेक्स होता है, एक दूसरे के ऊपर पर्सन्स है, डिपार्टमेंट है, निर्भर होते हैं। अगर वो सारे के सारे मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस थ्योरी इन्होंने एम्फिसाइज किया है दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशंस बट मस्ट बी सीन एज द होल। इसने कहा कि केवल एक अकेला डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। इसने कहा कि मुझे सेल करनी है तो क्या सेल डिपार्टमेंट से काम चल जाएगा? नहीं भाई, सेल डिपार्टमेंट से पहले आपको परचेज भी करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए आपके पास कैश भी होना चाहिए। फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वाला ये देखेगा कि कैपिटल नेचर का है या फिर रिवेन्यू नेचर का मीन्स कि आपको आप दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। इस अप्रोच को काफ़ी सारे पर्सन ने डेवलप किया है। ठीक है, 1950 के अंदर क्रिस्टस आई, बर्नार्ड एंड हर्बर्ट ए साइमन ने इसको अप्रोच किया था, बट ये 1960 के अंदर एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुई थी। ठीक है, इसने कहा था सिस्टम का मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ द स्मॉल इंटर रिलेटेड यूनिट्स। जो आपकी स्मॉल छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर हम एक पूरे बड़े सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो की पॉइंट है इंटरडिपेंडेंसी आपको समझ में आया, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि आप एक डिपार्टमेंट को ना देखते हुए आप पूरे के सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन व्यू एज अ होल rather than just as a collection of the individual part। आप इंडिविजुअल को नहीं देख रहे, आप पूरे को देख रहे हैं। क्लियर?
ओपन सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि अब देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे आप इनको तो देखोगे, साथ में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्टेंस फैक्टर्स हैं उनको भी आप क्या करने वाले, चेक करने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर अफेक्ट डाल सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे ओपन सिस्टम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद देयर इज ए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा कि जो इन्वायरमेंट में है ना, गारमेंट्स के एग्जांपल लेते हैं, इन्वायरमेंट में ना आजकल वो फैशन है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मल पैंट का बहुत अच्छे से चल रहा है ट्रेंड, तो गारमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉर्मल पैंट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट की। आपने इन्फॉर्मेशन ली, गैदर की कि ट्रेंड किसका चल रहा है, उसी के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की। आपको फीडबैक लूप्स है, मीन्स कि आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। डायनामिक इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है कि आप बैलेंस बना के रख रहे हैं आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ के ऊपर, इंटरनल स्टेबिलिटीज़ के ऊपर, और एक्सटर्नल आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना बच्चे, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है और आपके लिए थ्रेट भी क्रिएट कर सकती है। अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट होगी जब आपके पास उस चीज़ की क्या रहने वाली है, स्ट्रेंथ रहने वाली है। ठीक है, थ्रेट तब होगा जब आपके पास क्या रहने वाली है, आपके उस फील्ड के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वीकनेसेस है। तो आप जो इन्वायरमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे। क्लियर है? ये था आपका सिस्टम अप्रोच। ठीक है, सिस्टम थ्योरी ये कहता है कि आप एक डिपार्टमेंट की बेस ना रहकर आप सभी डिपार्टमेंट को क्या माने, बेस माने। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं कंटिजेंस थ्योरी। कंटिजेंस थ्योरी कहते हैं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जरूरी तो नहीं है ना सभी डिपार्टमेंट में एक जैसे अपॉर्चुनिटी मिले, सभी डिपार्टमेंट में एक जैसी वीकनेसेस मिले, सभी डिपार्टमेंट में एक जैसा थ्रेट क्रिएट करो, है ना, ऐसा नहीं है ना। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप वो थ्योरी अडॉप्ट करो, वो प्रिंसिपल, या फिर मैं कहूँ कि वो रूल, या मैं कहूँ कि वो कंडीशन अप्लाई करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके लिए सुटेबल हो। राइट? ओनली सुटेबल मीन्स कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट हो रही है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, वही आप पॉलिसी फिट करो। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन है, चारों की चारों ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंस सिचुएशन होगी, कंपटीटर हो गए, टाइप ऑफ ट्रेड हो गया है, सबका अलग अलग है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनको इफेक्ट करने वाला फैक्टर भी तो अलग अलग होगा ना, और जो इफेक्ट कर रहा है फैक्टर, उसके हिसाब से तो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ना, है ना। अब आपके सिर में दर्द, आप ये थोड़ी ना कहोगे कि पैर दर्द की पैर में जो मोच चाहिए उसकी दवाई खा लेंगे, नहीं ना। मीन्स कि जिस चीज़ का जो इलाज होना चाहिए हम वही ट्रीटमेंट लेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं। अचानक ये जो कंटिजेंट अगर बात की जाए ना, बैलेंस शीट में आपने सुना कि कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिनकी जो अचानक होती है, आपको भी नहीं पता क्या होगा, तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी होती हैं। तो कंटिजेंट थ्योरीज मैनेजमेंट सजेस्ट दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच डिपेंड ऑन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेसिफिक टू ईच सिचुएशन। हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो अप्रोचेज है वो आप अडोप्ट करने वाले हैं। रिकमेंड द बेस्ट फिट बिटवीन देयर इज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स के। इन्वायरमेंट में क्या आपको मिल रहा है और मैनेजमेंट के पास, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या टेक्निक्स है, उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हो, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाले हो। क्या लिखा हुआ देखो, नो वन साइज फिट ऑल। एक तरह का साइज सभी के ऊपर फिट नहीं हो सकता। सबके सिर में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं है सबको हेडेक ही है, क्या पता कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट पेशेंट्स को दिया जाता है। सिचुएशनल वेरिएबल है, सिचुएशन दैट मीन्स, अब देखो मैंने आपको बताया जो फैक्टर्स है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एडेप्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, मीन्स कि मैनेजमेंट के पास इतनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो बाहर से जो भी आपके पास रिसीव हो रहा है, चाहे वो थ्रेट है चाहे वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उनको इस तरीके से हैंडल करे कि आप उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो।
ठीक है, क्या लिखा हुआ, मैनेजर मस्ट बी असेस द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग। आप सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिक उसी सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करने की बात करेंगे जो आपके कंट्रोल में, जो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। फिट एंड अलाइनमेंट मीन्स कि अलाइनमेंट का मतलब होता है साथ लेकर चलना, ठीक है, मैनेजमेंट और सिचुएशन को, आपकी सिचुएशन एंड मैनेजमेंट को। फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पे नजर आई होगी, ठीक है। ओवरऑल आपके जो चैप्टर का सारांश यही है, ये आपका साइंटिफिक है, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये आपकी क्लासिकल थ्योरी होगी है, टी ऐसे बना लेना, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपकी न्यू क्लासिकल जो सिस्टम अप्रोच है और आपकी कंटीजेंट अप्रोच है, ये आपका क्या है, मॉडर्न थ्योरी। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, आप इनके लिए इंटरेस्टेड है इन नोट्स को लेना, ₹9 आपको पे करना होगा, ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो के लिए, पर्टिकुलर PDF के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। ओके जी, डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर गिवन, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सबको हमने 1 बाय 1 टॉपिक पे डिस्कस किया है, सबकी पर्टिकुलर वीडियो बनाई है हमने, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर।